अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खालिद आपसे मुखातिब हूँ। बहुत आपसे माज़रत के आखिरी टाइम पे आपको मैं एक पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। थोड़ी देर में एक पेपर और भी आपको दे दूँगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। यहाँ आप लोग ये देख लीजिए कि आपका जो ये कोड है 9358 बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये हो सकता है कि बीएड या एसोसिएट डिग्री का कोई स्टूडेंट हो। आप सबके लिए स्प्रिंग 2022 का जो पेपर है वो आपको मैं करके दे रहा हूँ, और इसका जो सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ ये लिखा हुआ सेमेस्टर और ये, लेकिन सब्जेक्ट का नाम यहाँ नहीं लिखा। ये होना चाहिए था कोर्स एंड कोड। इसका कोड तो लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट है ये। और बहरहाल चलें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पेपर को एक हल करेंगे और एक पेपर मैं थोड़ी देर में एक और भी आपको दे रहा हूँ। आप ये दो पेपर जो है जब ये सॉल्व करेंगे तो होपफुली कि आपका जो अगला ये पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने आंसर किस तरह करने हैं। अब आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं ये इसको हल करके आपको दे रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको स्किप ना कीजिएगा और प्रॉपर वीडियो देखिएगा, और फिर पेपर के बाद बताइएगा कि कितना आपको इससे बेनिफिट हुआ। और अपने जो आपके दोस्त हैं उन तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ीद ये कि आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो, और आने वाले वक्तों में जो भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं जो आपके लिए सूदमंद होगी आप उसको देख सकें। देखें, आपके पास पहली चीज़ ये कि जो नोट है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपने सिर्फ 5 सवाल हल करने हैं। 8 सवाल दिए हैं, 5 आपने हल करने हैं। इस तरह अगर आप 2 पेपर तैयार कर लेंगे तो होपफुली कि 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 50 नज़र आ रहे हैं आपको। अब पॉलिसी चेंज हो गई है, ठीक है। जो आपको पेपर अब मिलेगा उसके ऊपर 40 नंबर ही लिखे होंगे। अगर वहाँ 50 भी लिखे हुए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 40 नंबर जो है वो चाहिए पास होने के लिए। और एक क्वेश्चन की आपने मैक्सिमम आपके पास 4 पेजेस होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते जो आपको नई शीट मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन है तलबा, हाउ फार। आपने क्वेश्चन का आंसर बेशक उर्दू में लिखें, आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और ये भी एक टेक्निक होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ फार डिड द सैमन कमीशन ऑन रिस्पॉन्ड टू द मुस्लिम्स डिमांड। कि जो सैमन कमीशन था इसने मुसलमानों की डिमांड्स का किस तरह या कितना रिस्पॉन्स दिया। और इसका दूसरा पार्ट है, हाउ डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू द कमीशंस प्रोपोजल्स। इसमें क्वेश्चन पेपर में कुछ वो मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी, जैसे कि यहाँ पे हाउ डिड द मुस्लिम या मुस्लिम्स होना चाहिए था, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद या कोई इशू है। रिएक्टेड टू द कमीशंस प्रपोजल्स। तो ये जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इस कमीशन की प्रपोजल्स को किस तरह रिएक्ट किया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल बनाया गया है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कि जिस क्वेश्चन के अंदर साइमन कमीशन आ जाए, लफ्ज़ आपने साइमन कमीशन याद रखना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे सवाल का वो जवाब है जो आपको बता रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो अपने आइनी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। 1906 ही में मुस्लिम लीग के क़याम से कुछ अर्सा पहले जो शिमला वफ़द था, ये शिमला डेलीगेशन, ये शिमला वफ़द वो मुसलमानों का सर आगा खान से मिलने गया। सर आगा खान की सरबराही में लॉर्ड मिंटो से मिलने गया, और लॉर्ड मिंटो ने उनकी बड़ी हिमायत की, और 1906 में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाई। 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई, जिनमें मुसलमानों के कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। फिर 1919 में कुछ और मुसलमानों के मुतालबात तस्लीम किए गए 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट को मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जबकि 1909 का जो एक्ट है उसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाद में इसमें
मुसलमानों ने जो मुतालबात थे, उन मुतालबात को मनवाने के लिए उनके यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें थीं, एक उसमें था दिल्ली प्रपोजल था मुसलमानों के पास, ठीक है। और उसके कुछ अरसा बाद सैमन कमीशन आया, ये सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन इसका सरबराह था और उसके साथ कुछ और अंग्रेज़ आए और उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुफ्तो शुनीद की, बातचीत की, डिस्कशन की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सैमन कमीशन को सैमन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि ये सर जॉन सैमन की सरपरस्ती में आया था और कमीशन इसलिए था कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग शामिल थे, बरतानिया के अंग्रेज़ अफसरान, जिन्होंने मुसलमानों से मुज़ाकरात करने थे और हिंदुओं से और सिखों से भी मुज़ाकरात करने थे। अब सवाल ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि सैमन कमीशन ने हिंदुओं, मुसलमानों या सिखों से या दूसरी सियासी और मजहबी जमातों से क्या मुज़ाकरात करते थे। नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ हर 10 साल के बाद आइनी इस्लाहात या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे वो मुतारिफ कराते थे। 1899 के अंदर एक एक्ट आया था और उसके बाद 1909 में एक एक्ट आया था और फिर 10 साल बाद 1919 में एक एक्ट आया था। अब अंग्रेज़ ये चाहते थे कि 1929 में एक और एक्ट आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे कि वो लेट हो गया। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। वो लेट हुआ तो अब क्या हुआ कि जब ये 1929 का जो एक्ट था ये बना जाके 1935 में, और वो हिंदुस्तान का आखिरी एक एक्ट साबित हुआ। उसके बाद फिर कोई एक्ट उस तरह से नहीं आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हों। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सैमन कमीशन जो था उसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान के अंदर आइनी इस्लाहात या अगला एक एक्ट लेके आना था जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख मुतमईन हों। तो वो इनसे बात करने आए, बातचीत करने आए, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से। तो इंडिया के अंदर जो हिंदू थे, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सैमन कमीशन का बाइकाट किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो कांग्रेस के लोग थे वो कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमें कोई आइन आपका नहीं चाहिए, हमने आपको निकालना है बस। तो उन्होंने इसका बाइकाट किया। जो मुसलमान थे वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। मुसलमानों की जो जमात थी उस वक्त, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी या मुसलमानों की नुमाइंदा जमात, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, दो धड़ों में तकसीम हो गई, दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। एक ग्रुप चाहता था कि अंग्रेज़ों के साथ बाइकाट किया जाए जिस तरह कांग्रेस बाइकाट कर रही है, जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो ये चाहता था कि नहीं, अंग्रेज़ों के साथ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर लेना चाहिए। अब ये ग्रुप कौन थे? दो ग्रुप थे। एक कैद आज़म जिसको सरबराही कर रहे थे, लीडर कर रहे थे, जिन्ना साहब ने कहा कि हम इसका बाइकाट करेंगे। और सर शफ़ी थे, सर मोहम्मद शफ़ी, वो ये चाहते थे कि हम बाइकाट ना करें, हम इनसे कुछ न कुछ फ़ायदा जो है वो हासिल कर लें। तो ये मुस्लिम लीग कुछ अरसे के लिए तकसीम हुई थी, लेकिन फिर बाद में दोबारा मुस्लिम लीग आपस में मुनज़्ज़म हो गई, दोनों हिस्से आपस में मिल गए। तो एक आर्जी तकसीम थी मुस्लिम लीग की। फिर एक और मज़े की बात कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान और हिंदू जो इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, सैमन कमीशन के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने नारा लगाया। वो नारा क्या लगाया? गो साइमन गो। हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहला नारा था जिसमें किसी को वापस जाने के लिए नारा लगाया गया, गो साइमन गो, कि हमें आपसे मुज़ाकरात नहीं करने। इस सैमन कमीशन के ख़िलाफ़ ये जहाँ जहाँ सैमन कमीशन के मेंबरान जाते उसी शहर में हिंदुस्तान में मुज़ाहरे होते इनके ख़िलाफ़, और किसी सियासी पार्टी ने
इनके साथ कोई जो अच्छा सलूक है वो रवा नहीं रखा। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ सैमन कमीशन का, ताकि आप कुछ ना कुछ इसमें लिख लें। अब नेक्स्ट है, तो मुस्लिम डिमांड का को खातिर खा इन्होंने जो है वो सैमन कमीशन ने इसका रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद है हाउ डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू द कमीशंस प्रोपोजल्स। कमीशन ने अपनी जो प्रोपोजल्स पेश की, किसी ने भी उनको कोई सराहा नहीं, ना मुसलमानों ने और ना हिंदुओं ने, ना मुस्लिम लीग ने और ना ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप पेपर में 2 पेज लिख सकते हैं और कुछ आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे चल के मैं आपको कुछ बुक भी बताऊंगा कि आप इसको उर्दू में कहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हम इस पे चलते हैं ताकि ये पूरा पेपर आपका मैं आपको करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्कस द मेन थर्स्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स एक्सप्लेन्ड इन द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। अब ये जिना के जो 14 पॉइंट्स हैं ये 1929 में जिना साहब ने पेश किए थे। 1927 में सैमन कमीशन आया था, 1928 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और 1929 में जिना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। 14 पॉइंट्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें सवाल में ये पूछा गया है कि उनका जो 14 पॉइंट्स थे मकसद क्या था। तो उनका जिना साहब का जो सबसे बड़ा एम था वो था प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया, के हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर, यानी पाकिस्तान बनाए बगैर, इंडिया को तकसीम किए बगैर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके हकूक़ का आइनी तहफ़्फ़ुज़ करना। ये इन पूरी तमाम चीज़ों का लुब-ए-लुबाब था। उसमें कुछ मुतालबात जिनाब साहब के वक्त आने पर मुतालबात तस्लीम किए गए थे, सारे नहीं किए गए, कुछ किए गए। मिसाल के तौर पर जिनाब साहब का एक पॉइंट था कि सिंध को बम्बई से अलग करके सूबा बना दिया जाए। तो अगले चंद सालों में सिंध को शायद 1936 में या 37 में सिंध को बम्बई से अलहदा करके एक सूबा बना दिया गया था। तो ये जिनाब साहब का जो इस तरह की चीज़ें हैं कुछ पूरी हुई। अच्छा, अब जो बुनियादी मकसद था इन नुकात में, जिनाब साहब का एक पॉइंट था कि वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे कि जो आइंदा आइन है वो फेडरल तर्ज का हो और उसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। किसी हद तक जिना का ये बात भी जो है वो मान ली गई। 1935 का जो एक्ट था उसमें सूबों को किसी हद तक खुद मुख्तारी दी गई थी और वो जो एक्ट था वो पार्लिमानी तर्ज का था। तो जिना साहब की बहुत सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके, पूरी नहीं, अधूरी अधूरी उनकी कुछ कुछ पार्ट्स तस्लीम कर लिए गए थे। इसमें मुसलमानों की तरफ जो जिना का इशारा था वो ये था, आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी ना वो थी 25%, 25%, और जिना साहब सीटों का मुतालबा कर रहे थे 33%। 1/3 नशिस्तें, 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स इन सेंट्रल असम्बलीज। वजह क्या थी कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुल्क का दस्तूर बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी लाजमी होती है, 67% मेजॉरिटी लाजमी होती है। अगर उसमें 33% मुस्लिम्स आ जाएंगे तो जिनाब साहब का एक विजन था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिर कोई कानून बनाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो मुसलमान आइनी तौर पर अपने जो मुसलमानों के हकूक़ हैं वो बड़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये
आप इस तरह से जो जिना के 14 पॉइंट्स हैं एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और उनकी एक्सप्लेनेशन में आपने वो पॉइंट्स सारे लिख देने हैं जो आपको मैंने भी बताए हैं। होपफुली स्टूडेंट्स की आपको समझ आ रही होगी, और ये चूँकि आपकी क्लास नहीं है कि हम मुझसे सवाल कर सकें, वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। सवाल नंबर 3 है, मैंने आपको इसलिए इसके जवाबात भी दे रहा हूँ कि आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको कुछ ना कुछ मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। हाउ वुड यू इवेलुएट अलामा इकबाल सॉल्यूशन ऑफ द कम्प्लेक्स पॉलिटिको रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? वो ये कहते हैं कि अलामा इकबाल का जो हल था हिंदुस्तान के अंदर मजहबी और सियासी मसाइल का, वो क्या था? डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930। इस क्वेश्चन के अंदर इलाहाबाद आ गया। अब जब इलाहाबाद का लफ्ज़ आ गया तो आप समझ जाएं कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है। उसी के अंदर से वो पूछ रहे हैं कि जी इकबाल का क्या वो था। तो इकबाल आपको पता है कि उसकी जो शायरी थी उसके ज़रिए उन्होंने पूरी कौम को जगाया, और उसके जो अशआर हैं मुसलमानों को जगाने के लिए और उनको सियासत के अंदर लाने के लिए। तो उनका एक विजन था इकबाल का जिसके नौजवानों के लिए मिसाल के तौर पर वो कहते थे, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और एक और जगह कहते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो उड़ती है तुझे, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इकबाल ने अपना जो खुतबा था इलाहाबाद का ये 1930 में पेश किया। 1930 में इलाहाबाद एक इलाका था हिंदुस्तान का जहाँ ये पेश किया। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। जब आप खुतबा इलाहाबाद सुनते हैं तो आपके जहन में आता है कि अल्लामा इकबाल खड़े होंगे और इलाहाबाद का खुतबा दे रहे होंगे और वहाँ कोई 3 लाख 4 लाख लोग बैठ के खुतबा सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं था। ये थोड़े से लोग थे, 5-6 लोग थे टोटल अल्लामा इकबाल का खुतबा सुनने वाले। बहुत थोड़े से लोग थे। वजह क्या थी कि उस वक्त गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो जो अहम लीडर थे मुसलमानों के वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गए थे, और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग कोई बहुत बड़ी आवाम के अंदर मकबूल जमात नहीं थी। तो वहाँ पे इकबाल साहब ने जहाँ खुतबा दिया तो थोड़े से लोग थे। वो जो एक सेमिनार था, 5-6 लोगों ने ये खुतबा सुना, लेकिन इसके बावजूद उसकी पावर इतनी थी, इकबाल की इनसाइट इतनी थी। ये एक लफ्ज़ होता है साइट, जिसे आप कहते हैं बसारत, आंखों से देखना। एक होता है इनसाइट, बसीरत, दिल की आंख से देखना। तो इकबाल साहब ने ये कहा था कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करेंगे, और ये लोग हिंदुओं से जुदा हैं। यानी कि उन्होंने एक अलहदा वतन की पेशन गोई पेश की, एक आइडिया पेश किया, और ये बताया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे रहने की कोशिश तो करेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे। तो ये अल्लामा इकबाल का जो खुतबा इलाहाबाद है, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि पंजाब, सिंध, सरहद और जो बंगाल के लोग हैं वो एक अपनी रियासत बनाएंगे जो मुस्लिम रियासत होगी, और वो आज़ाद ज़िंदगी बसर करेंगे। चौथे सवाल की जानिब चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज कन्वेंट? कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, ये क्यों मुनक्किद की गई? एग्जामिन द की इशूज, डिस्कस इट्स सेशन हेल्ड इन 1930, 31 एंड 32। अब 1930 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 31 में दूसरी और 32 में तीसरी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब सबसे पहले क्या है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी।
यहाँ जो टेबलें थी चौकोर नहीं थी, गोल थी। अब आपके जहन में क्या क्या कि अंग्रेज़ों के पास चौकोर टेबलें ख़त्म हो गई थी, तो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने टेबलें बिछा के उनके ऊपर 4-4, 6-6, 8-8 कुर्सियाँ रख के बिठा दिया। बहुत सारी टेबलें बिठा दी, हॉल के अंदर लगा दी, ऊपर चेयर लगा दी साथ उनके। और जिस तरह नर्सरी क्लास में आप जाते हैं और बच्चे बैठे होते हैं, एक टीचर होता है और उनके साथ 4-6 बच्चे एक टेबल के पास बैठे होते हैं, तो इनमें टीचर नहीं था, इनमें खाली स्टूडेंट्स की तरह चेयर थी और वो सारे आपस में डिस्कशन करेंगे। उसमें कोई कुर्सी सदारत नहीं थी। वैसे आप देखते हैं ना कि जहाँ भी जाते हैं तो 50 बंदे बैठे होते हैं और एक कुर्सी बिल्कुल सेंटर में होती है, जरा ऊंची होती है, उसके ऊपर एक बंदा बैठ के सरबराही करता है, 2 बंदे उसके दाएं बाएं बैठते हैं लीडरशिप के तौर पे। ऐसा नहीं था, कोई किसी का लीडर नहीं था, सारे एक जैसे थे, यकसां थे और बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने बिठा दिया हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे बैठो, सारे हिंदुस्तानी बैठें और मसले का हल निकालें कि जो अगला आइन बनना है उसके अंदर क्या चीज़ें तय की जाएं। दिस वाज द मेन डिस्कशन। और इन डिस्कशंस में 1930 में, 31 में, 32 में 3 साल डिस्कशंस होती रहीं। ये दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में चलती थी, यानी नवंबर दिसंबर में 1930 में शुरू होती थी, नवंबर में, दिसंबर और जनवरी में ख़त्म हो जाती थी आगे 31 में। फिर 31 वाली कॉन्फ्रेंस नवंबर 31 में शुरू होती थी, नवंबर दिसंबर चलती थी और कुछ दिन जनवरी के भी चल जाती थी और 1932 में ख़त्म हो जाती थी। लेकिन चूंकि स्टार्ट 31 में थी इसलिए एक 1931 की कॉन्फ्रेंस कहते हैं। द सेम इशू वाज इन 1932। ये भी नवंबर में शुरू होती थी, नवंबर दिसंबर चलती थी और फिर दिसंबर में 1933 में जनवरी में ख़त्म हो गई। तो ये 1930 में, 31 में और 32 में शुरू हुई थी और ये दिसंबर और आगे जनवरी की भी कुछ दिन चली थी। 1932 की कॉन्फ्रेंस में जनाब साहब लंदन में थे लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी, इन सारों को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। किसी में एक लीडर था, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे मुसलमानों के, किसी में कोई एब्सेंट था। तो 1932 की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको आप लोगों ने देखना है कि जिन्ना साहब लंदन में होने के बावजूद इसमें शामिल ना हुए। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि गांधी ने कहा कि हम मुसलमानों को कोई अलहदा कौम नहीं मानते। जिन्ना ने कहा जब तुम हमें एक अलहदा नेशन ही नहीं मानते तो फिर तुम हमारी बाकी बातें क्या मानोगे, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। एक्चुअली ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो गई थी। कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख सारे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो फिर अंग्रेज़ों ने खुद ही इनके डिसीजन जारी कर दिए और आगे 1935 का एक्ट अपनी मर्जी से बना दिया। और ये 1932 की कॉन्फ्रेंस में चौधरी रहमत अली ने, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, चौधरी रहमत अली ने 1932 की कॉन्फ्रेंस में एक किताबचा पम्फलेट शाया करके तकसीम किया मेंबरान में, नाउ और नेवर, अब वरना कभी नहीं। ये उन्होंने कहा कि एक अलहदा मुल्क का तस्वुर दिया कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। जिन्ना साहब ने कहा नहीं, नो पाकिस्तान। क्यों जिन्ना ने मना किया? चौधरी रहमत अली उस वक्त एक स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और जिन्ना के साथ इन्होंने कॉफ़ी पी लंदन के एक होटल में, जिन दिनों कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहाँ उन्होंने ये कहा। तो जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे नज़दीक एक बच्चे का तस्वुर है, चाइल्डिश विश है एक, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। और उसकी एक रीज़न थी। चौधरी रहमत अली ने वहाँ पे पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से एक तंजीम भी बनाई थी लंदन में। जिन्ना साहब ने जब पूछा कि पाकिस्तान से क्या मुराद है, तो चौधरी रहमत अली का ये कहना था कि पाकिस्तान एक लफ्ज़ है, पे का मतलब पंजाब, ठीक है, अलिफ का मतलब अफ़गानिया यानी अफ़गानिस्तान के इलाके, और काफ का मतलब कश्मीर, और सीन का मतलब सिंध और सरहद, और तान का मतलब बलूचिस्तान। तो अब
उनकी जो ये विश थी चौधरी रहमत अली की, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू क्रिएट पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम प्रेजेंटेड बाय चौधरी रहमत अली। उनकी स्कीम के मुताबिक नहीं बन सकता था, और उन दिनों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि पाकिस्तान बनता, क्योंकि उस वक्त तक मुस्लिम लीग कोई बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म जमात नहीं थी। मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होने का दावा ज़रूर करती थी, लेकिन आगे चल के आप पढ़ेंगे कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। तो पाकिस्तान तो इस तरह नहीं बन सकता था ना, वो तो 1940 में जाके मुस्लिम लीग की मुत्तहिद हुई, और उन्होंने फिर आगे 40 के इलेक्शन जीते। तो बहरहाल ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हुई, कोई कामयाबी नहीं हुई, और इसके इख्तिताम पर अंग्रेज़ों ने कम्यूनल अवार्ड पेश किया 1933 में। कम्यूनल अवार्ड में ये था, एक ऐलान था जो कम्युनिटी की बेस पे था, और उसमें सिखों को अलहदा इंतखाबात का हक दिया गया है। जिस तरह 1909 में सिखों के अलावा हिंदू जो ये निचली ज़ात के हिंदू थे, उनको भी अलहदा वोट का हक दिया गया। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का या सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया। 1919 में सिखों को अलहदा इंतखाबात का हक दिया गया था, जुदागाना इंतखाबात का, सेपरेट इलेक्टोरेट का। और इसी तरह अब क्या किया गया कि जो ये शूदर थे या अछूत थे, इन लोगों को हिंदुओं के अंदर इनको भी अलहदा वोट का, जुदागाना इंतखाबात का हक दिया गया। तो गांधी ने मरण व्रत रख लिया। मरण व्रत कहते हैं रोजे को, व्रत कहते हैं रोजे को, मरण कहते हैं जब तक मर नहीं जाएगा। गांधी ने कहा मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मरने के बाद भी तो वैसे बंदा नहीं खा सकता। और वजह क्या थी? गांधी का कहना था कि हिंदू चाहे ऊंची जात के हैं चाहे निचली जात के, अंग्रेज इनको तकसीम कर रहा है, और मैं ये तकसीम नहीं होने दूंगा। जब गांधी जी ने लंबा रोज़ा रखा, तबीयत ख़राब हो गई, तो अंग्रेज़ों ने ये अवार्ड जो था ये वापस ले लिया कि जी जो अछूत हैं ये शूदर हैं, इनको अलहदा वोट खा के नहीं, ये हिंदुओं के साथ ही काउंट होंगे। तो ये इसके इम्पैक्ट्स थे कॉन्फ्रेंस के, और होपफुली कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what were the main provisions of the 1935 act? How did the Muslims react to these provisions? डिस्कस, जी काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके जो प्रोविजंस थी 1935 के एक्ट में, ये आपको मैं आगे चल के किताब बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेंगे, बहुत इजी आपको मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, टेक्निकल है, और जब तक आपको पूरा मैं लेक्चर अगर 2 घंटे का ना दूँ, आपसे ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो मैं ज़ाती तौर पर आपको ये कहूँगा, किताब आपको मैं आगे बता देता हूँ चल के कि कहाँ से मिलेगा आपको और ईज़िली। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को जो है, मेरी तजवीज़ ये कि आप इस क्वेश्चन को चॉइस पे छोड़ दें। लेकिन बहरहाल ये जो था 1935 का एक्ट, मुख्तसर सा बताता हूँ, पार्लिमानी तर्ज का था। सूबों को किस हद तक इसमें खुद मुख्तारी दी गई थी, लेकिन कम उसमें थी, कहते हैं कि ज़्यादा खुद मुख्तारी नहीं थी। और इसके अलावा जो गवर्नर था गवर्नर जनरल, और जो यहाँ के सूबाई असम्बलियाँ थीं, इनकी नशिस्तों में थोड़ा सा इजाफ़ा किया गया, कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तानियों को भी में शामिल किया गया। और इस एक्ट के तहत सिंध को अलहदा सूबे का दर्जा दिया गया, बम्बई से अलहदा किया गया। तो ये चीज़ें थीं। तो लेकिन मुसलमानों के कोई ज़्यादा मुतालबात नहीं माने गए, और ना ही हिंदुओं के ज़्यादा मुतालबात माने गए। तो इसका इम्पेक्ट ये था कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने इस एक्ट को वो करार दे दिया, जो है खुला तजाद और दुश्मनी हिंदुस्तान के साथ करार दिया, और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
ये सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको बुक बताऊंगा, उसमें मिल जाएंगी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937-39 left the doubt in anyone's mind that the logic of majority rule was be strictly enforced, discussed। वो कहते हैं कि जो 1937 से लेके 1939 तक के अरसे में कांग्रेस की वजारतें थीं, उन्होंने कोई इसमें शक नहीं कि उनके दिमाग में ये था कि ये यही लॉजिक होगी कि जो मेजॉरिटी है वो रूल करेगी, और इसको उन्होंने सख्ती से नाफिज किया। डिस्कशन करें, ये क्वेश्चन हर दफ़ा आता है, अभी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके महदूद क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। तो ये 1937 के और 39 के दरमियान जो अरसा था, एक्चुअली हिंदुस्तान में 1937 में इंतखाबात हुए थे, ठीक है। उन इंतखाबात में कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग जो ये कहती थी कि वो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, दावा तो करती थी लेकिन दावा पूरा ना कर सकी, चूंकि इलेक्शन में कुछ उसको वोट नहीं मिले। मुस्लिम मेजॉरिटी के जो इलाके थे वहां से मुस्लिम लीग हार गई। कांग्रेस भी उस तरह अपने आप को हिंदुओं की, हिंदुस्तान के तमाम लोगों की नुमाइंदा जमात साबित ना कर सकी जिस तरह वो क्लेम करती थी, चूंकि कांग्रेस कहती थी कि तमाम हिंदुस्तानियों की जमात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसको वोट नहीं मिले। 8 सूबों में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम लीग को हुकूमत में हिस्सा नहीं दिया और तमाम पॉलिसियां मुसलमानों के अगेंस्ट बनाई, और प्रैक्टिकली मुसलमानों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गईं। नमाज नहीं पढ़ सकते थे, रोज़ा नहीं रख सकते थे, नौकरियां उनकी वैसे ख़त्म हो गईं। मुसलमान बच्चों के लिए ज़रूरी था कि तालीमी इदारों में जाएं तो गांधी की तस्वीर को सलाम करें। एक तराना था वंदे मातरम, ये किताब में आप लोगों को वंदे मातरम लिखा जाता है, वंदे नहीं है, गलत है, ये वंदे है, वी वंदे मातरम। तो उसमें वो तराना तमाम मुसलमान बच्चों के लिए भी पढ़ना लाजमी होता था, गांधी को सामने रख के वो तराना पढ़ते थे। तो ये बड़ा इशू था मुसलमानों के लिए। और जब मुसलमानों को मार पड़ी तो उनको समझ में आया कि यार हम क्या करें। इस अरसे में जिन्ना ने तमाम लोगों को मुत्तहिद किया, इकट्ठा किया। मुसलमान रहनुमा जो छोटे छोटे, कहीं पीर थे, कहीं फ़कीर थे, कहीं सियासतदान थे, कहीं ये वडेरे थे, जागीरदार थे, उन सब से जिन्ना ने कहा कि आप हमें वोट दें अगले इलेक्शन में और मुस्लिम लीग का साथ दें और मुस्लिम लीग को जितवाएं, ताकि जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम ये जुल्म ना होने दें। तो इस अरसे में कांग्रेस ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया और कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पावर जो मेजॉरिटी में होगा। हिंदूज वर इन मेजॉरिटी, दे वर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। 25% के करीब मुसलमान थे और बाकी 5% दीगर माइनॉरिटीज़ थी। तो बहरहाल बात यह है कि इस अरसे में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे वो बड़े बेहाल थे, बदहाल थे, उनके लिए मसाइल थे, और ये मसाइल कांग्रेस जो थी इनको हल ना कर सकी, और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा किए, और उसके बुनियाद पर आने वाले वक्तों में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपनी जमात करार दिया। 1937 में ये हुकूमत बनी कांग्रेस की, और 1939 में ये हुकूमत ख़त्म हुई। हुकूमत ख़त्म क्यों हुई? कांग्रेस ने तमाम वजारतों से अलहदा होने का फ़ैसला किया और हुकूमत से रिज़ाइन कर दिया। वजह क्या थी? 1939 में दूसरी वर्ल्ड वार शुरू हुई, आलमी जंग शुरू हुई, और इस जंग में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो ये जंग लड़ेगा और हिंदुस्तान के जो फौजी हैं वो जाएंगे जर्मनी और जापान, और वहाँ जाके जंग लड़ेंगे ये बरतानिया की खातिर। चूंकि हिंदुस्तान पे हुकूमत बरतानिया की थी ना, बरतानवी हिंद कहलाता था, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत थी, और ये जो हुकूमत थी बरतानिया की,
जो बरतानिया की मलका थी वो हिंदुस्तानियों को भी मलका होती थी। तो बरतानिया ने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान के जो फौजी हैं वो लड़ेंगे। कांग्रेस ने यहाँ पे आके एक नारा लगाया कि वाई वी विल फाइट, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, जंग बरतानिया लड़ रहा है तो अपने फौजी खुद भेजे ना, हम हिंदुस्तानियों को क्यों मरवा रहा है। और फिर दूसरा कांग्रेस ने कहा कि हम हिंदुस्तान की 8 सूबों में, 11 सूबे थे टोटल, उनमें से 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत है और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमारे फौजी हैं इंडियन, और हमसे अंग्रेज़ों ने पूछा तक नहीं और ऐलान भी कर दिया कि जी इस जंग में हिंदुस्तानी जाएंगे। तो हम इस सदमे के अंदर, इस गुस्से के अंदर, इस उसे क्या कहते हैं कि रेजिस्ट के तौर पर, हम इंतकाम के तौर पर, एहतजाज के तौर पर हम कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं हम इनसे इस्तीफ़ा देते हैं। और यहाँ 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के कहने पे तमाम मुसलमानों ने यौम तशक्कुर मनाया, शुक्र का दिन, यौम तशक्कुर, डे ऑफ डिलीवरेंस, कि अच्छा हुआ हमें इन हिंदुओं से आज़ादी मिल गई। तभी तो वो कहते हैं ना, वो जो मिली नगमा है, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो होपफुली कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 6 क्वेश्चन अभी तक हमने कर दिए हैं और कोई वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपका जो है ये, क्योंकि आपने 3 घंटे में पेपर भी करना है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि आपको किताबें नहीं मिल रही ना। तो वो जो फ्राज ने कहा था ना कि क्या था, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें। तो ये आपको किताबों में फूल ही अब मिलेंगे, चूँकि ये किताबें आपके पास नहीं हैं और जो किताबें हैं वो आपको समझ में नहीं आती, मुश्किल है थोड़ी सी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। डिस्कस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स टिल 1920। अब इसमें पीरियड शुरू का नहीं दिया तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका है कि 1920 तक जो कायद आज़म का रोल था वो क्या था सियासत के अंदर। देखें, हिंदुस्तान के अंदर कायद आज़म सबसे पहले सियासत में 1906 में वो शामिल हुए कांग्रेस में, क्योंकि मुस्लिम लीग तो बनी थी दिसंबर में, तो 1906 के शुरू में या मिड में जिन्ना साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की। और जब कांग्रेस का सेशन था तो उसमें जिन्ना साहब ने बड़ी जानदार तकरीर की। कांग्रेस का ये बुनियादी मकसद था कि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना, तो जिन्ना उनके साथ थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करना, पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो बनने का अमल था ये एक्चुअली हिंदुस्तान की पार्टीशन था, हिंदुस्तान की तकसीम था। तो जिन्ना साहब ने जो काम किया वो पाकिस्तान बनाने की तरफ नहीं था, बल्कि 1920 तक की जो सियासत थी, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का टाइम था। पहली बात। दूसरी बात, 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई तो जिन्ना उसमें शामिल नहीं हुए, वो उससे पहले कांग्रेस के मेंबर थे। मुस्लिम लीग के अंदर जो लोग थे वो जागीरदार थे, ज़मींदार थे। कायद आज़म जो था एक बिजनेसमैन का बेटा था जिसका चमड़े का कारोबार करता था, और जिन्ना साहब खुद बैरिस्टर बने वहाँ जाके लंदन में। लेकिन आपको एक बात और भी बताऊं कि जिन्ना साहब ने मैट्रिक का इम्तहान कभी भी पास नहीं किया था। ये बात आप याद रखिए कि जिन्ना को बहुत अच्छा तालिब इल्म पढ़ाई में नहीं होता था। सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ता था, वहाँ से जिसका नाम डिस्चार्ज हो कट गया था, फिर इसको शायद किसी और शहर भेजा गया था पढ़ने के लिए। सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में है। इनका मैट्रिक पास नहीं था, ये चले गए 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में लंदन बहरी जहाज़ के ज़रिए, और वहाँ जाके ये किसी के घर ठहरे पेइंग गेस्ट के तौर पर। लेकिन जिन्ना साहब का जो एक्चुअली किरदार था वो ये था
कि एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जिन्ना के बारे में लिखता है कि जिन्ना जब छोटा सा था, 9 साल का बच्चा था, गली में गुज़रा, बच्चे गली में बंटे खेल रहे थे, वो जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो जनाब ने कहते तुम इनमें क्यों खेल रहे हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नीचे बैठ के जो खेलते थे, जिना घर गया, बैट बॉल लेके आ और उनको दिया कि ये लो बैट और ये लो बॉल, इसके साथ खेलो ताकि तुम्हारे कपड़े गंदे ना हों। ठीक है, ये जिना की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ उस मोहल्ले के लोग जिना के मरने के बाद वो जो उन्होंने चीज़ें बताई या बाद में कि जिना के हमें ये चीज़ें याद हैं उसके साथियों ने, मोहल्ले वालों ने। तो अंग्रेज़ों की बातें बड़ी सच्ची और वो बेहतरीन होती हैं जो वो जिना के बारे में लिखते हैं। तो बहरहाल 1906 में ये हुआ। 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई, ये 1909 का एक्ट आया। 1913 में जिना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1906 से 1913 तक जिना कांग्रेस के मेंबर थे। 1913 में जिना ने मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग इस शर्त पे ज्वाइन की कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। 2 शर्त थी जिना की। पहली शर्त क्या थी कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों ने कहा यार कोई बात नहीं, तू कांग्रेस ना छोड़, मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ले, कांग्रेस में भी रहे, कोई बात नहीं। तो जिना ने कांग्रेस नहीं छोड़ी और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो 1913 में जिना 2 पार्टियों के मेंबर बन गया। 1906 में पहली पार्टी के मेंबर बने कांग्रेस के, 1913 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर बन गए। यहां तक होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 1913 से लेके 1920 तक जिना साहब दोनों पार्टियों में शामिल रहे, कांग्रेस के अंदर भी और मुस्लिम लीग के अंदर भी। कैसे रहे, आगे चलते हैं। जिना साहब का पहला जो था मामला वो ये था कि कभी भी वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों का कोई बात नहीं, ना छोड़ें, आप मुस्लिम लीग में भी रहें, कांग्रेस में भी रहें। दूसरी बात, जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग के मकासद से मुझे इख्तिलाफ है, मकसद चेंज करोगे तो मुस्लिम लीग के जो एम्स थे, मकासद थे, उनको भी तब्दील कर लिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग के जो मकासद थे, सबसे पहला मकसद था हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफादार बनाना। अब आपको पता हो ना कि जो मुस्लिम लीग बनी थी पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं बनी थी। उसका मकसद, पहला मकसद था हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफादार बनाना। जिन्ना ने कहा मैं इसको चेंज करूँगा, बिकॉज वो कांग्रेस के साथ रहे थे, कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करी थी। जिन्ना ने भी कहा, ज़हनी तौर पर जिन्ना आज़ाद थे, ग़ुलाम नहीं थे, लॉयर थे। उन्होंने कहा कि मकसद चेंज करें। मुसलमानों का ठीक है जी, आप चेंज करवा दें। तो जिन्ना साहब ने कहा कि अब इसका पहला मकसद यूँ होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए जदोजहद करना और इस मकसद के लिए दूसरी पार्टियों का साथ देना। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद करना और इस मकसद के लिए दूसरी जमातों का साथ देना, मतलब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक परचम तले ले आना। इस तरह जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर हैं। 1916 में जिन्ना ने दोनों जमातों के दरमियान एक बड़ा शानदार एग्रीमेंट कराया। उस एग्रीमेंट को मीसाके लखनऊ कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट। वजह क्या थी कि लखनऊ के इलाके में हुआ। और क्या मुआहदा हुआ? हिंदुस्तान में हिंदुओं ने पहली मर्तबा ये तस्लीम किया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और उनका जो जुदागाना इंतखाबात का राइट है, दैट इज़ राइट, वो ठीक है, उनको अलहदा इंतखाबात का हक मिलना चाहिए। ये जिन्ना की बहुत बड़ी काविश थी। लेकिन यह अलग बात कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पेश हुई तो हिंदुओं ने फिर उसे पलट गए कि हम मुसलमानों को अलहदा कौम
नहीं मानते, लेकिन 1916 में उन्होंने ये तस्लीम किया। तो जिन्ना ने और उनको मुसलमानों और हिंदुओं को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। फिर दूसरी बात कि जहाँ जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी, तादाद में ज़्यादा थे, सीटें ज़्यादा थीं, हिंदुओं ने कहा हम अपनी चंद सीटें मुसलमान भाइयों को दे देंगे ताकि उनकी हालत भी अच्छी हो जाए और वो भी असम्बली में अपनी आवाज़ उठा सकें। तो जिन्ना ने फिर जज्बात में कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की सीटें हैं ज़्यादा, वहाँ हम अपनी कुछ सीटें हिंदू भाइयों को दे देंगे गिफ्ट में ताकि उनकी भी हालत बेहतर हो। तो यहाँ पे जिन्ना को एक लक़ब दिया गया, ये कहा गया कि जिन्ना इज़ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि जिन्ना साहब जो हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर हैं। ये 1916 का वाक़या है। 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत शुरू हुई, बल्कि नहीं, इससे पहले शुरू हो गई थी। तकरीबन 18 में कुछ किसी हद तक, या 1919 में बराली शुरू हुई फुल स्टेज पे तहरीक खिलाफत। तो जिन्ना साहब ने मुसलमानों को मना किया कि आप तहरीक खिलाफत में ना जाएं। वजह क्या थी कि जब मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की तो हिंदू भी साथ में लगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिन्ना ने कहा कि ये तहरीक वायलेंस की तरफ जाएगी, तशद्दुद की तरफ जाएगी, लिहाजा आप इसमें शमूलियत इख्तियार ना करें। इकबाल ने भी मना किया कि भाई आप इस तहरीक को ना चलाएं, लेकिन मुसलमानों ने और हिंदुओं ने इस तहरीक को चलाया और बाद में मसाइल पैदा हुए। तो जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी और फिर पक्के मुस्लिम लीग के हो गए और फिर दोबारा मुस्लिम लीग को कभी नहीं छोड़ा। तो ये जिन्ना का एक रोल था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 1920 तक। अगर 1920 के बाद आपका आ जाए 47 तक से 40 तक, तो फिर वही है कि जिन्ना ने अपने 14 नुकात पेश किए, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल उससे पहले पेश की, गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, 1935 के एक्ट पे तनकीद की, 1937 से 39 तक मुसलमानों की हालत पे परेशान हुए और 1940 में उन्होंने करारदाद लाहौर मंजूर करवा ली। और 39 में सिकंदर हयात, सर सिकंदर हयात, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी जिसने पंजाब में हुकूमत बनाई थी, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको सिकंदर जिन्ना पैक्ट कहा जाता है। सिकंदर जिन्ना पैक्ट, इन दोनों में एक मुआहदा हुआ था। तो वो फिर जिन्ना की पॉलिटिक्स वहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको थारोली समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप शिकायत ना करें कि सर ने बताया कुछ नहीं। अच्छा जी, 8वां क्वेश्चन आप देखें। Why did Quaid Azam change from his erstwhile role in the ambassador of Hindu-Muslim unity to the fiercest चैंपियन ऑफ द मुस्लिम कॉज? डिस्कस, ये बड़ा मध्यम था, मुश्किल से मैंने पढ़ा है, डिस्कस इन डिटेल। तो ये कहा कि जिन्ना जो थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे। ये अपनी सारी बात लिखनी है। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि 1906 में जिन्ना वहाँ शामिल थे, 1920 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो ये इस पूरे कहानी को आपने लिखना है और बताना है कि जी जिन्ना साहब को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसलिए छोड़ा कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू थे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तहरीक खिलाफत में मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदू ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। 1916 में उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा कौम माना और फिर बाद में उससे पलट गए। 1928 में जिन्ना साहब ने 1929 में जिन्ना साहब ने 14 नुकात पेश किए और उससे पहले 1928 में जो कांग्रेस थी उन्होंने मुसलमानों को अलहदा कौम मानने से इनकार कर दिया। तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में हिंदुओं ने इनकार कर दिया और मुसलमानों को अलहदा कौम मानने से, और 1937 1939 तक अंग्रेज़ों तक हिंदुओं ने मुसलमानों पर हिंदुस्तान में बहुत जुल्म किए। तो जिन्ना साहब की जगह अगर कोई और होता तो वो भी वही करता कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं।
वो आपको एक शेर सुना दूँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों के पास क्यों है, क्यों इत्तेहाद ख़त्म हुआ? तू जो बदला तो हम भी बदल गए, तू जो बदला तो हम भी बदल गए, प्यार करते थे कोई बंदगी तो नहीं, वक्त तो कट जाएगा बहर सूरत, तू कोई शर्ते ज़िंदगी तो नहीं। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगर आपको उर्दू में मटेरियल चाहिए, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और वहाँ जाके जो किताबें पढ़ी हैं, जहाँ बीएस की, वहाँ आप जाइए एसोसिएट डिग्री पे, आप जाएंगे एसोसिएट डिग्री पे या बीए पे, ठीक है। वहाँ जाके आपको किताब मिलेगी 5438 5438, या आपको मिलेगी 417 417। अगर बीए पे जाएंगे 417, एसोसिएट डिग्री पे 5438, बीएस के ऊपर भी शायद पड़ी हो 5438 के नाम से। इसका एक और कोड भी है 9402 9402। ये तीनों कोड एक ही किताब के हैं, और ये इसके अंदर कुछ चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये मटेरियल तकरीबन काफ़ी सारा मिल जाएगा उस बुक के अंदर। लेकिन मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बुक भी ना पढ़ना पड़े। और ये आपने जो 1 घंटा, अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है 50-55 मिनट, तो होपफुली कि आपके लिए बहुत मुफीद होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, चूँकि मैंने 2 पेपर हल किए हैं। आप दूसरी वीडियो को भी देखिए इससे रेलेवेंट, और आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।